हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 साइंस में चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लाइफ प्रोसेस यानी लिविंग बींग से जुड़ी हुई प्रोसेस। हमारे आसपास हमें काफ़ी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स देखने को मिलती है। तो कैसे पता चले कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग? तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है लिविंग बींग्स की जो उन्हें नॉन लिविंग से अलग करती हैं, जैसे कि मूवमेंट। मूवमेंट यानी होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। लिविंग थिंग्स जो होती है वो मूवमेंट कर सकती हैं बिना किसी की हेल्प के। ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स हैं। स्टार्टिंग में छोटे होते हैं, फिर धीमे धीमे वो ग्रोथ करते हैं, उनकी बॉडी साइज इंक्रीज होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स की बॉडी में कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, और इन सभी प्रोसेस के लिए जरूरत पड़ती है एनर्जी की। और ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? तो फूड से मिलती है। एक्सक्रेट, जब ये सभी प्रोसेस बॉडी में होती है तो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, और उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी में से बाहर निकालना, उसे ही कहते हैं एक्सक्रेट। रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब जो भी फूड लिया है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो ऑक्सीजन मिलता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन करना यानी हर एक लिविंग बीइंग खुद के ही जैसा एक न्यू बेबी या यंग वंस को जन्म देता है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लिविंग बींग्स में बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए और खुद को सर्वाइव करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले ये न्यूट्रिशन क्या होता है? तो देखिए, चाहे हम सो रहे हों या हम बैठे हों, पर हमारी बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस प्रोसेस होती है ना, वो कंटिन्यूस चालू ही रहती है। तो ये मेंटेनेंस प्रोसेस क्यों होती है? तो जैसे कि बॉडी के अंदर कोई डैमेज हो गया या ब्रेक डाउन हो गया है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, उससे रिकवर करने के लिए मेंटेनेंस प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती है। और इस मेंटेनेंस प्रोसेस को चालू रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो फूड में से मिलती है। ठीक है, उसके अलावा बॉडी साइज को इंक्रीज करने के लिए, बॉडी साइज को बढ़ाने के लिए भी फूड की जरूरत पड़ती है। अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो मोस्टली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड है। यहाँ तक कि हम जो फूड लेते हैं वो फूड भी कैसा है? मोस्टली कार्बन बेस्ड है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन यानी होता है कि जो भी फूड हम लेते हैं उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। सेकंड, रेस्पिरेशन। ठीक है, फूड तो हमने ले लिया, लेकिन उस फूड को डाइजेस्ट करना भी जरूरी है ना, बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है। और उस डाइजेशन के लिए बॉडी के अंदर बहुत सारी कंटिन्यूस केमिकल रिएक्शंस होती है। उसमें से मोस्टली जो कॉमन रिएक्शन है वो है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, और उस रिएक्शन के लिए जरूरत पड़ती है हमें ऑक्सीजन की, और वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? रेस्पिरेशन से। ट्रांसपोर्टेशन, देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। कैसे? तो देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स आते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है? तो ब्लड, जैसे कि हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ और उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स बने, उस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड। ठीक है, वैसे ही डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ, उस वेस्ट मटेरियल को किडनी तक यूरिन फॉर्म में ले जाने का काम भी क्या करता है? कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, उसी तरीके से लंग्स में से CO2 बाहर निकालने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या होता है? तो वही जो वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ उसको बाहर निकालना, उसे कहते हैं एक्सक्रेशन। रिप्रोडक्शन, देखिए, रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कोई भी लिविंग बीइंग खुद के जैसे न्यू बेबी को अगर जन्म नहीं देगा, तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके जो नंबर्स हैं ना वो डिक्रीज हो जाएंगे, अर्थ पे कम हो जाएंगे, और जो लाइफ है ना अर्थ पे वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस है। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेस
इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस से फूड लेता है और उसे यूटिलाइज करता है उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं जिसमें पहला टाइप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ऑन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन आल्गे। देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और उनके अंदर जो न्यूट्रिशन का मोड देखा जाता है उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और जिस प्रोसेस से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है, क्या होती है, वो हम सीखेंगे अब। It is the process of preparing of food in green plants by using carbon dioxide and water in presence of sunlight upon chlorophyll and release oxygen and starch। देखिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ना, ये प्लांट में लीफ के अंदर होती है। ठीक है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनल होता है जिसमें बनता है क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके प्लांट अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन और स्टार्च रिलीज करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से क्या बना? कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो इवेंट्स होती है वो हम थोड़ी डिटेल में देखेंगे। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है? तो प्लांट में लीफ में होती है। लीफ में क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनल होता है जिसमें बनता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? तो लाइट एनर्जी, जो सन की लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। फिर ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और जो वाटर यूज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है उसका रिडक्शन होता है और बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए यहाँ पे माइक्रोस्कोप में लीफ का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो लीफ में ये जो सेल है, ठीक है, जो प्लांट सेल होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, उन ऑर्गेनल में ये जो ग्रीन डॉट्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है? क्लोरोफिल बनता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट को CO2 की जरूरत भी पड़ती है। तो ये CO2 उन्हें कैसे मिलता है? तो देखिए प्लांट में जो लीव्स होते हैं उनकी सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं। तो इस स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उन लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या करते हैं? तो स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है तब ये पोर्स ओपन हो जाते हैं। ओपन कैसे होते हैं? तो देखिए इनकी ओपनिंग और जो क्लोजिंग है वो गार्ड सेल्स है ना, वो फंक्शंस करते हैं। ठीक है, जब गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है तो ये टर्जिट हो जाते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं, मतलब कि फूल जाते हैं और पोर ओपन हो जाता है। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं पड़ती, तब गार्ड सेल में से पानी लूज हो जाता है और जो पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो स्टोमेटा है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर भी जरूरी होता है, मतलब पानी भी जरूरी होता है। ये पानी कहाँ से मिलता है? तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो सॉइल में से रूट्स के थ्रू पानी लेते हैं। इसके अलावा प्लांट को अपने बॉडी बिल्डअप के लिए दूसरे मटेरियल्स की भी जरूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, और ये सब मटेरियल्स भी प्लांट सॉइल में से ही लेता है। नाइट्रोजन भी एक बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है जो प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड के सिंथेसिस में यूजफुल होता है, और ये भी प्लांट सॉइल में से ही लेते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद हम देखेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज नोन टू बी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which certain organisms are depend on other organisms that cannot prepare their own food and have to depend on other organisms are known as heterotrophs। देखिए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स
जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते लेकिन उन्हें दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहना पड़ता है खुद के फूड के लिए, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। और उनके अंदर जो न्यूट्रिशन का मोड होता है उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी 3 टाइप पड़ते हैं, एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थर्ड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में अपना फूड ले लेता है और फिर बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है। ठीक है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म डेड या डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, अपने फूड के लिए। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म टोटली दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी सरफेस के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रह के अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो इस तरह से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी 3 टाइप्स होते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, कुछ बैक्टीरिया और आल्गे भी आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये लायन है, मशरूम, इसमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, आल्गी एंड ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है ना वो अलग अलग होती है। जैसे कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उनमें फूड वो लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो जो उनकी पूरी एंटायर सरफेस होती है बॉडी की वो फूड ऑब्टेन करती है। लेकिन जैसे जैसे आप हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में या प्लांट्स में जाओगे तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो फिर उनमें बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं। जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होगा, रेस्पिरेशन के लिए एक अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो देखिए अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसका जो शेप होता है ना वो इरेग्युलर होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन का मोड है वो होता है होलोजोइक। होलोजोइक हमने अभी ही देख लिया कि वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही एक टाइप है। और क्या होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इट इज अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच फूड इज टेकन इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द आउटसाइड एंड डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में अपना फूड लेता है और फिर बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है। अमीबा में फूड को ऑब्टेन करने की जो ये प्रोसेस है उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो हम फैगोसाइटोसिस में कौन कौन से स्टेप्स हैं वो एक एक करके देखेंगे। देखिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है कि जैसे ही फूड पार्टिकल पास आता है तो अमीबा की जो सेल सरफेस है उसमें से फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है जिसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। देखिए अमीबा में ये स्यूडोपोडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है स्यूडोपोडिया, तो स्यूडो यानी होता है फॉल्स और पोडिया यानी होता है फिट, मतलब फॉल्स फिट। अब ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही अमीबा लोकोमोशन कर सकता है, मतलब मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, और इसके साथ साथ वो अपना फूड भी कैप्चर करता है इस स्यूडोपोडिया की हेल्प से। ठीक है, तो जैसे ही फूड पार्टिकल पास आता है तो क्या होता है, स्यूडोपोडिया मतलब जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन है सेल सरफेस में से वो बाहर आता है और जो स्यूडोपोडिया है वो फूड पार्टिकल के चारों तरफ आ जाता है। ठीक है, और क्या बना लेता है, वैक्यूल बना लेता है जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल जो बनता है वो अमीबा की बॉडी के अंदर ही बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डाइजेशन का। डाइजेशन में वेरियस कैटालिस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म गो इनटू द फूड वैक्यूल एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वन। ठीक है, डाइजेशन में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है अमीबा का उसमें से कैटालिस्ट सीक्रेट होते हैं। कहाँ सीक्रेट होते हैं, तो फूड वैक्यूल में सीक्रेट होते हैं। अब ये कैटालिस्ट क्या होते हैं, तो देखिए हमें पता है कि एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स क्या है, तो वन टाइप के प्रोटीन ही है, लेकिन जब बायोकेमिकल रिएक्शन होती है तो एंजाइम कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और रिएक्शन को फास्ट बनाते हैं। तो ये कैटालिस्ट क्या करते हैं, तो जो फूड होता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फूड डाइजेस्ट होने के बाद फूड साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होता है जिसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। ठीक है, एसिमिलेशन यानी कि
जो फूड है उसका यूज़ अमीबा खुद के एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए करता है। और फाइनली लास्ट स्टेप है इजेशन। इजेशन यानी कि जो फूड डाइजेस्ट हो गया और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो बॉडी में से अमीबा बाहर निकाल देता है। कैसे बाहर निकालता है? तो अमीबा के जो बाहरी जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है और उसमें से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।